नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। मेरा नाम है समीर सिंघल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर संबंधित कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे और देखेंगे कि उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा मैं आप लोगों से सहयोग ये चाहता हूँ कि मुझे एक बार आप सब ये बता दीजिए कि क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है। वैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस चीज़ को। चलिए, तो आवाज़ आई थिंक सबको क्लियर होगी और स्क्रीन भी सबको ऑल ओके है। सो गाइज, आज का जो सेशन है हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर बात करेंगे, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर हम चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ सवाल देखेंगे जो कि आपके सीडीएस एग्जाम के लिए और एफकेट जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एफकेट नहीं कह सकता, पर्टिकुलरली सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इन एग्जाम्स की चर्चा करेंगे, साथ साथ जो एफकेट वाले बच्चे हैं वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो छोटे मोटे प्रश्न हैं वो इसमें से आपके निकल जाएंगे, वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं सेशन की, है ना। और शुरुआत करने से पहले सभी बच्चे काम करेंगे, वो क्या है कि सेशन को सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में, और फिर हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइस कि मेरी जो क्लासेस होती हैं वो होती है, एक तो 1:30 बजे होती है जो मंडे से वेडनेसडे होती है, जनरल स्टडीज़ की क्लास, जिसमें मैं आपको जनरल स्टडीज़ पर डिस्कशन करता हूँ। और दूसरी क्लास होती है शाम 4 बजे, जो कि आज शाम 4 बजे होगी। वहाँ पर भी मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ आज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। So let us start our session. I hope the sound is clear and loud to all of you, and let me start the session. Okay, so the first question is in front of you guys. The पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, which one of the following is considered the Magna Carta of the Indian people? भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा माना जाता है? ऑप्शंस हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द एल्बर्ट बिल, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, या फिर क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। भाई, भारत सरकार अधिनियम 1858, एल्बर्ट बिल 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर क्वीन विक्टोरिया का उद्घोषणा, क्या यहाँ पर मैग्ना कार्टा माना जाता है? मैग्ना कार्टा मैं आपको बता दूं, मैग्ना कार्टा एक्चुअली में एक प्रकार का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको ये कहा जाता है कि जिसमें कोई परिवर्तन करना आसान नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहाँ पर हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसमें बताइए, सभी बच्चे इसका जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ओके, एक बार मैं बच्चों से भी यहाँ पर बात कर लूँ। भाई, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कान्हा, सीएम और अन्य सभी स्टूडेंट्स को, सभी को बिल्कुल यहाँ पर स्वागत है। ओके, गौरव दिमान ने कहा ए होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, चलिए देखते हैं। एल्बर्ट बिल, सीएम ने कहा है एल्बर्ट बिल होगा। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, देखो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसकी पावर्स किसके पास चली गई थी? इसकी टोटल पावर्स आपकी चली गई थी आपके ब्रिटिश एम्पायर के पास, यानी कि डायरेक्ट रूलिंग ऑफ ब्रिटिश क्राउन वाज स्टार्टेड। ब्रिटिश क्राउन की सीधे तौर पर यहाँ पर जो है यहाँ पर उनकी शक्ति का इस्तेमाल किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा दिया गया। दूसरी चीज़ ये हुई थी कि यहाँ पर वायसरॉय का पद बना था। वायसरॉय का पद यहाँ पर बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह, जो कि रानी के नाम से शासन करता था। और जो क्वीन थी, जो कि क्वीन विक्टोरिया उस समय रानी थी, उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहा गया। उनको क्या कहा गया? एम्प्रेस ऑफ इंडिया उनको कहा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? ए होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट? निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट के बारे में आप लोगों को आई होप पता होगा। एनी बेसेंट जो थी, ये एक आयरिश लेडी थी, एक आयरिश वुमेन थी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। ये आयरलैंड से आई थी, इसलिए इनको आयरिश कहा मैंने। दूसरी चीज़ ये है कि एनी बेसेंट जो थी,
इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तो हिस्सा लिया ही, साथ साथ ये भारत की जो है ओल्ड ग्रैंड ओल्ड लेडी भी ये कही जाती थी। इनको एक और नाम से जाना जाता था, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी इनको जाना जाता था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये वही लेडी थी जिन्होंने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत करी थी जिसका नाम था होम रूल लीग मूवमेंट। किसकी शुरुआत करी थी? होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने करी थी 1916 में। और इसकी शुरुआत करने में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, एक थे एनी बेसेंट और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत बॉम्बे में करी थी और बाकी पूरे भारत में एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत करी थी। एनी बेसेंट के यहाँ पर 2 अखबार हुआ करते थे जिनको वो यहाँ पर जिनमें वो एडिटिंग किया करती थी या जिनकी एडिटर थी, और वो कौन कौन से थे गाइज? एक था कॉमनवील, कॉमनवील इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। और दूसरा था इनका न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और कॉमनवील नाम की 2 मैगजीन्स ये छापती थी। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर बात करें तो इनके भी 2 अखबार थे, एक था केसरी और दूसरा था मराठा। एक था केसरी और दूसरा था मराठा। ये किसके अखबार थे? लोकमान्य तिलक के। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि द न्यू इंडिया। ठीक है, बिल्कुल सही। दीप, गौरव, आरुषि, सीएम सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। राहुल ने कहा द हिंदू। नहीं बच्चे, द हिंदू नहीं है। और अगर देखो बात करें हम भारत के पहले अखबार की, तो भारत का पहला अखबार जो था वो 1780 के दशक में शुरू हुआ था और इसका नाम था बंगाल गजट। इसका नाम क्या था? बंगाल गजट। और बंगाल गजट जो है ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था आपके जेम्स हिक्की ने। ये किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि जब बंगाल गजट शुरू हुआ तो उस समय हमारे भारत में कौन बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे? तो याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय हुआ करते थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन हुआ करते थे? वॉरेन हेस्टिंग हुआ करते थे। ठीक है, अखबार की बात कर ही रहे हैं तो यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, गांधी जी के। ठीक है, गांधी जी के अखबार। तो गांधी जी का साउथ अफ्रीका में अखबार क्या था? उनके अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। इसी तरह से गांधी जी का एक और अखबार था जो आपका भारत में था जिसका नाम था यंग इंडिया। ये गांधी जी के अखबार थे, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। और एक और अखबार इन्होंने बाद में 1932 के दशक में निकाला था जिसका नाम था हरिजन। तो ये थे गांधी जी के अखबार, इनको भी आप सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही रूजी ने बताया, जेम्स अगस्टस हिक्की, बिल्कुल सही आपने बताया। चलिए, और बिल्कुल सही सीएम ने बहुत अच्छी यहाँ पर एक बात बोली है जो बात मैं भी अभी करता ही। एनी बेसेंट जो है वो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला बनी थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। अगर वो पूछे पहली भारतीय महिला तो 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू, जो आगे चल के भारत के उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर भी बनी थी फ्रॉम 1947 टू 1950। ठीक है, तो ये बात भी आप सबको पता होगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? भाई निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का असली संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद या मोहम्मद अली जिन्ना। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और साथ साथ भाई सेशन को शेयर करते रहा करो। ठीक है, शेयर करने से क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बनता है। ठीक है, मोटिवेट करोगे तो थोड़ा सा और अच्छी चीजें निकल कर आएंगी और अच्छा सा कुछ डाटा निकाल के लाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पर है कि अब से जो है हम पर्टिकुलरली सीडीएस को ध्यान में रखते हुए ना उसी टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीजें जो हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग ना कमेंट में मुझे थोड़ा ये भी बताया करो कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो तो उसके बारे में भी अगर आप जानकारी दोगे तो मैं उसके लिए भी फिर सेशंस लाने शुरू करूंगा। वरना थोड़ा सा हम एमसीक्यू बेस पर जाते हैं क्योंकि बच्चों को एमसीक्यू करना थोड़ा ज्यादा यहाँ पे सही लगता है। और यहाँ पे बच्चों ने आंसर दिया है, सीएम ने आंसर दिया, अक्षित ने आंसर दिया और राहुल ने आंसर दिया। और बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान, इनका जन्म हुआ था 1817 में। 1817 में इनका जो जन्म है वो हुआ, भारत के ये रहने वाले थे। और 1875
1875 में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी का गठन किया जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इनकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये इनकी यूनिवर्सिटी थी जो इन्होंने 1875 में जिसका गठन किया। और इस यूनिवर्सिटी को 1919 में नाम दिया गया गाइस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि AMU। 1919 में इसको क्या नाम मिला? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU इसको नाम मिला। अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खान के बारे में, तो इन्होंने शिक्षा से संबंधित काफी कार्य किए थे और इन्होंने जो है बढ़ावा दिया था अंग्रेजी शिक्षा को। जो अंग्रेजी शिक्षा भारत में पहले टैबू मानी जाती थी उसको इन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश करी। थोड़े से समर्थक थे ये अंग्रेजों के, और इन्होंने 1859 में, इनके बारे में अगर बात करें तो 1859 में इन्होंने गुलशन स्कूल की स्थापना करी। सबसे पहले गुलशन स्कूल जो कि मुरादाबाद में बनाया गया, और दूसरा अगर हम इनके बारे में बात करें तो 1863 में गाजीपुर में इन्होंने विक्टोरिया स्कूल की भी स्थापना करी। एक तो विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर में 1863 और 1859 में गुलशन स्कूल की इन्होंने स्थापना करी। इसके अलावा जो आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स थे उनको तैयार करते थे ये किस कॉलेज में जाने के लिए? ये उनको तैयार करते थे थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की के लिए, ठीक है, जो आपका IIT रुड़की है, जिसका गठन 1847 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर इसका गठन हुआ था। बाद में इसका नाम पड़ा थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, और फिर बाद में 2001 में इस कॉलेज को जो है IIT की प्राथमिकता दी गई। तो 2001 में ये IIT बना था। तो उस कॉलेज के लिए भी ये बच्चों को तैयार करते थे सर सैयद अहमद खान, और इनका नाम पीछे आया भी था न्यूज़ में काफ़ी। 2 नेशन थ्योरी के ऊपर जब बात आई थी तो सर सैयद अहमद खान का नाम उसमें लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। ओके, चलिए तो अगला जो आता है क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इंस्पायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग्स? भाई निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी यहाँ पर होम रूल मूवमेंट के गठन होने के लिए? ऑप्शंस हैं प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, या 1909 के अधिनियम के पारित होने के बाद। देखो, होम रूल लीग के बारे में बात करेंगे। होम रूल लीग से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। होम रूल लीग जो है, सबसे पहली बात है, इसका जो भारत में आगमन हुआ या फिर शुरुआत हुई वो हुई 1916 में, और इसकी शुरुआत हुई थी बॉम्बे से। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बॉम्बे से। बॉम्बे में जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इसकी शुरुआत करी, और रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी पूरे भारत में इसकी शुरुआत किसने करी थी? इस आंदोलन की इसकी शुरुआत करी थी एनी बेसेंट। कई बार वो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो ये पूछेगा कि एनी मद्रास के अदियार जगह पे, मद्रास में अदियार जगह पड़ती थी, वहां पर इस आंदोलन की शुरुआत किसने करी? तो उसकी शुरुआत करी थी आपके एनी बेसेंट ने, और ये कब हुआ था? 1916। और आपका पहला विश्व युद्ध कब चला? 1914 से 1918। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि ए ऑप्शन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पर कहा आरुषि ने, और रूजी ने कहा आफ्टर द फर्स्ट। आफ्टर द फर्स्ट नहीं बच्चे, 1916 में शुरू हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था कब? 1918 में। ठीक है, बिल्कुल सही। पहले पाकिस्तानी गवर्नर थे मोहम्मद अली जिन्ना, और पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के समय, जब अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, पार्टीशन होने से पहले वो भारत के वित्त मंत्री थे। ठीक है, आपको ये बात पता है कि रघुवंश शेट्टी जो है भारत के पहले वित्त मंत्री, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पार्टीशन से पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी उसमें लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिवादी नेतृत्व से जुड़ा नहीं था, या फिर आप कह सकते हो कि गरम दल से जुड़ा नहीं था? अगर आम भाषा में बात करूं तो गरम दल से जुड़ा नहीं था। ठीक है, ये दो प्रकार के होते थे, एक तो होते थे एक होते थे अतिवादी, एक होते थे उदारवादी, यानी कि एक होते थे आपके एक्सट्रीमिस्ट और एक होते थे मॉडरेट।
ये दोनों विभाजन हुआ था कब? ये विभाजन हुआ था 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि हुआ था कहां पर? सूरत में, जो कि पहले होने वाला था नागपुर में, लेकिन ऐन वक्त पर इसको नागपुर से शिफ्ट कहां कर दिया गया? सूरत शिफ्ट कर दिया गया। और दूसरी बात है कि यहां पर अध्यक्ष कौन बने थे? यहां पर अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। कौन अध्यक्ष बने थे? रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे 1907 के अधिवेशन में। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कौन अध्यक्ष बने? लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, लेकिन उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। बाल गंगाधर तिलक को इस अधिवेशन में बोलने तक नहीं दिया गया मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। और फाइनली जो है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शंस हैं लोकमान्य तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय या A.O. ह्यूम। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका सही आंसर आपका क्या होगा? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे वो आपके क्या थे? वो आपके यहाँ पर सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो कि पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें ये क्या बने थे? एक सेक्रेटरी के तौर पर थे। और ये फाउंडर, और ये क्या थे? फाउंडर ऑफ द पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। अब ये जो उदारवादी और अतिवादी वाला डिफरेंस था, ये क्यों था? क्योंकि जो अभी तक 1907 के समय आने तक जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि बातचीत का कोई हल नहीं है, अब हमें जो है मुंह तोड़ जवाब देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी वो थोड़ा उदारवादी अपना दिनचर्या अपनाती थी, जिसमें कि वो अंग्रेजों से बात करने की तरफ ज्यादा झुकी होती थी। तो इस वजह से ये दोनों विभाजित हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। जिसके बाद लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, जिसमें कि जिसे लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर कांग्रेस के दोनों दल वापस से एक हुए थे और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी उसमें आपस में जुड़ी थी। उस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे A.C. मजूमदार, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली बात बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज्ड द स्वराज पार्टी? निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वराज पार्टी का आयोजन किया? लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, C. राजगोपालाचारी एंड C.Y. चिंतामणि। जल्दी से बताइए। ओके तो यहाँ पे जो बच्चों ने आंसर दिया है सी ऑप्शन करेक्ट बताया रूजी ने, और CM ने बताया है सी ऑप्शन, यानी कि और प्रिया कांबले और अक्षित शर्मा। बिल्कुल सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? इसका सही आंसर होगा आपका C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। देखिए ध्यान से सुनिए, 1920 में गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत करी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में खत्म हुआ चौरी चौरा कांड के कारण। जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ उसके कारण 1922 में समाप्त हुआ। जब ये समाप्त हुआ और गांधी जी ने किसी की बात को नहीं सुना, तो कांग्रेस से काफी सारे जो लोग थे वो अलग होने शुरू हो गए। जैसे कि 1924 में एक पार्टी की स्थापना होती है जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, सचेंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना करी। उसी तहत 1923 में एक पार्टी की स्थापना होती है जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई ये होती है कहां पर? ये होती है इलाहाबाद में। कहां पर होती है? इलाहाबाद में इसकी स्थापना होती है। और C.R. दास यानी कि चितरंजन दास, जिन्हें हम दीन बंधु भी कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता, तो इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। इनका मानना ये था। और हाँ, एक और चीज याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसको कांग्रेस खिलाफत पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इन सब लोगों ने इसलिए अलग होना शुरू किया क्योंकि ये सब लोग अब गांधीवादी भाषा में अब जो है ये अपना मन हटा चुके थे। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है आपके इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, रास बिहारी बोस, न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, सॉरी न्यू दिल्ली तो नहीं होगा, उस समय तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कहोगे, और सूर्या सेन चित्तागोंग आर्मरी रेड। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल 1923 में
चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना करी थी? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आसान सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान होगा। देखिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करें तो ये हुई थी 1928 में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी आपकी हुई थी 1925 में। उसके बाद दिल्ली कॉन्स्पिरेसी आपकी हुई थी 1912 और चिट्टागोंग आर्मरी रेड ये हुई थी 1920 के दशक में। तो बताइए कि ये जो है कौन सा सही यहाँ पर नहीं है। ओके, रूजी ने कहा सी ऑप्शन सही नहीं है, रास बिहारी बोस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। ओके, ज्यादातर बच्चे सी बता रहे हैं। नितेश ने कहा सी होगा, प्रिया ने कहा सी होगा, अक्षित ने कहा सी होगा। ओके, एक्चुअली मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मेरी थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पर ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, नन ऑफ द अबव। मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, नन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर क्या होगा गाइज? ई ऑप्शन होगा। आई एम रियली सॉरी, जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा तो उस समय ध्यान नहीं गया होगा, सही सही लिख दिया सबके आगे। तो भाई भगत सिंह लाहौर कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है, बिल्कुल सही। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है। बिहारी बोस ये जो है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, और सूर्य सेन जो है ये चिटागोंग आर्मरी रेड से बिल्कुल सही संबंधित हैं। राज बिहारी बोस वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी क्या थी? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में पर्टिकुलरली जो लॉर्ड हार्डिंज थे, जो उस समय में भारत के वायसरॉय होते थे, उनके ऊपर 1912 में चांदनी चौक में बम फेंका गया था, उनको मारने की कोशिश की गई थी। दूसरा, रामप्रसाद बिस्मिल ने काकोरी केस किया था। काकोरी केस क्या था? लखनऊ और शाहजहांपुर के बीच में काकोरी में ट्रेन को रोका गया, 8 डाउन ट्रेन नाम था, और उसको लूटा गया। 8,000 रुपए उसमें से चुराए गए थे। इसके बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि यहाँ पर भगत सिंह ने जो है जेपी सॉन्डर्स नाम के एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हत्या करी थी। मारने गए थे विलियम स्कॉट को, लेकिन मारा किसको था? जेपी सॉन्डर्स। यहाँ पर भगत सिंह को इसी केस के तहत फांसी हुई थी, और सूर्य सेन जो है वो चिटागोंग से संबंधित थे। चलो चलो, हाँ बिल्कुल तब दिल्ली था। और बिल्कुल ये जो है अगर न्यू दिल्ली होता तो गलत कह सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा मत कहना, क्योंकि वो भी गलत ही लिख दिया था मैंने बाय चांस, जल्दी जल्दी में टाइपिंग करते हुए हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, इसका सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, मैं भी इंसान ही हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज द रीजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी घटना असहयोग आंदोलन के निलंबन का कारण बनी? और मैंने अभी पीछे ही डिस्कशन किया आप लोगों के साथ कि कैसे स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत पार्टी का गठन जो है 1923 में हुआ था इलाहाबाद में, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि क्यों हुआ था। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का मुर्दाबाद, यानी कि लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म, ये नारा दिया गया था। वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इनकलाब जिंदाबाद जो नारा था, ये पर्टिकुलरली जो बोले थे, ये जो शब्द हैं जिनके, वो हैं हसरत मोहानी। हसरत मोहानी नाम के एक क्रांतिकारी थे 1920 में, उन्होंने ये नारा दिया था। बाद में इसको फेमस किया था भगत सिंह ने। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन अगर ऑप्शन में भगत सिंह है और हसरत मोहानी नहीं है तो आप भगत सिंह ही लगाओगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन भगत सिंह का ही आता है। ओके, तो यहाँ पर जो है बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही आंसर है भाई। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड हुआ। क्या हुआ कि एक जो था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जो कि शुरू होता है 1 अगस्त 1920 से, जो कि शुरू होता है किस दिन? जिस दिन बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा मूवमेंट ऐसा था जो शुरू हुआ बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु के दिन? तो वो था आपका
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। एक अधिवेशन हुआ था आपका कलकत्ता अधिवेशन जो कि एक स्पेशल सेशन था, और एक हुआ था नागपुर सेशन जो कि एनुअल सेशन था। तो कलकत्ता अधिवेशन इसीलिए हुआ था ताकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रस्ताव को पारित किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आ जाती है। तो चौरी चौरा जो हुआ था, हुआ क्या कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सभी अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करना था। तो चौरी चौरा जो जगह है ये आपके गोरखपुर में पड़ती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और यहाँ पर कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे एक शराब की दुकान के बाहर, जहां पर पुलिस कर्मियों ने उन पर गोली चलाई, और बाद में जो है चौरी चौरा में 22 पुलिस कर्मियों को इन लोगों ने पकड़ा और उन्हें ले जाकर जला दिया। ठीक है, तो ये चीज हुई थी किसमें, आपके चौरी चौरा। इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो अहिंसा के तौर पर चलना चाहिए। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही सबने बताया। सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी कि आपका चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, चलिए अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी। निम्नलिखित में से किस घटना ने गांधी जी की एक ऐतिहासिक अनशन को समाप्त कर दिया? पूना पैक्ट, इश्यू ऑफ व्हाइट पेपर, गांधी इरविन पैक्ट, या फिर अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन? जल्दी से बताइए। और सब बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं चैनल पे, सेशन को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और दूसरा जो है भाई वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो लाइक जो है, लाइक के बटन को बिल्कुल जो है पीट दो, पकड़ दो, कुछ भी करो, बस लाइक कर दो। ठीक है, बच्चे करण जिनकी आप बात कर रहे हो वो अब हमारे साथ नहीं है, मतलब हमारे साथ नहीं है मतलब हमारे अड्डा 24/7 में नहीं है। वो जहां हैं आप वहां जाकर उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं पता हो कि वे कहां पर क्लास करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और बिल्कुल सही आंसर है इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट जो है वो साइन किया गया था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। ये पूना पैक्ट साइन हुआ था, और इस पूना पैक्ट के साइन होने का पीछे कारण क्या था? तो पहले वो चीज देखते हैं। तो भाई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्या हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें गांधी जी प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे किसका? आईएनसी का, और इनके साथ पहुंची थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इनके साथ पहुंची थी भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए। उसके बाद अब बात आती है कि इन दोनों ने मिलकर यहां पर जो है पहुंचे, और यहां पर गांधी जी ने जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया। यहीं पर जो है रामसे मैकडोनाल्ड, कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और लेबर्स पार्टी के अध्यक्ष थे। इन्होंने यहां पर कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करी। इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि कम्युनल कम्युनल अवार्ड की बात करी, यानी कि सांप्रदायिक पुरस्कार की बात करी, जिसके तहत भारत के पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना तथा उन्हें सांप्रदायिक चुनाव की प्रक्रिया में लाने के लिए इन्होंने कहा। गांधी जी ने आरक्षण की बात को तो ठीक ठहराया, लेकिन सांप्रदायिक चुनाव के लिए बहिष्कार किया। गांधी जी वापस आए भारत आते ही इन्होंने अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको दोबारा शुरू किया, जिसकी वजह से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद गांधी जी ने यहाँ पर जो है अनशन किया, जो अनशन शुरू हुआ था 18 सितंबर 1932। 18 सितंबर 1932 को शुरू हुआ, और उसके बाद 6 दिन तक चला, और फाइनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना, पहले इसको पूना कहते थे, पुणे नहीं पूना कहते थे, पूना की येरवडा जेल, कौन सी जेल है? येरवडा जेल में इन्होंने ये साइन किया। ठीक है, यहाँ पर जो थे समर्थन में आए थे मदन मोहन मालवीय जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से यहाँ पर ये समझौता हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। आरक्षण को रखा गया था, लेकिन सांप्रदायिक चुनाव को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। हाँ बिल्कुल, सीएम ने बिल्कुल सही कहा, मालवीय जी ने इस पे सिग्नेचर किया था। बिल्कुल सही आपने बताया, इस पे गांधी जी की तरफ से जो है मालवीय ने सिग्नेचर किया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। भाई निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में अनुक्रम का चयन करें। ऑप्शंस हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट इन ब्रिटेन,
सबमिशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखो हिस्ट्री के जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये होते हैं ईयर डिपेंडेंट। ये कैसे होते हैं? ईयर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको वर्ष ध्यान है तो आप बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को कर गुजर जाओगे, ठीक है। बाकी कुछ पता हो ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या क्या कह रहा है भाई, साइमन आयोग, उसके बाद ब्रिटेन में पहली श्रम सरकार का गठन, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करना, या पहले राउंड टेबल सम्मेलन का उद्घाटन करना। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको मैं बता दूं कि ब्रिटेन में जो है 2 पार्टी हैं, 2 पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी लेबर्स पार्टी, एक है आपकी लेबर्स पार्टी और दूसरी है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी। एक है आपकी लेबर्स पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी है। जो इस समय वहां पर सत्ता में पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी है। लेबर पार्टी अपोजिशन में बैठी है। 2019 में चुनाव हुए थे, ठीक है। चलिए 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 इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए भाई जल्दी से। आई होप सबको यह क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके, रूजी ने कहा है 1 2 4 3। भाई देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि आपका सीडीएस बेस पेपर है और सीडीएस में इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। ओके, तो रूजी ने कहा है 1 2 4 3, यानी कि वो सी ऑप्शन के साथ जा रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन गाइस, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन, याद रखिए गठन की बात हो रही है, भारत आने की बात नहीं हो रही। गठन कब हुआ? 1927। फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। भाई पहली लेबर सरकार कब बनी ब्रिटेन में? ये बनी 1924 में। याद रखिएगा ये कोएलिशन में बनी थी। 191 सांसद इनको मिले थे। उसके बाद सबमिशन इन द नेहरू रिपोर्ट, सबमिशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट ये हुआ था 1928। आपको पता होगा कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, नेहरू रिपोर्ट रखी गई थी, मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बने थे। उसके बाद आपका इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। तो इतनी बातें आप सबको मेरे हिसाब से पता होंगी। तो 1927, 28, 24 और 30, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा आपका सेकंड, यानी कि लेबर्स पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद बात आती है आपकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन, यानी कि पहला आ जाएगा। उसके बाद थर्ड आ जाएगा यानी कि नेहरू रिपोर्ट, और उसके बाद आ जाएगा आपका फोर्थ, यानी कि आपका आएगा क्या? इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसके हिसाब से जो यहाँ पर सही आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे जो है कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो इसका सही आंसर गाइज ये होगा, सेकंड वन थर्ड फोर्थ, ठीक है। सेकंड ये सबसे पहले, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। आई एम सॉरी, लेकिन इसका सही क्रम ये होगा। तो ये ऑप्शंस जो हैं इनको काट दीजिएगा, कोई बात नहीं। इसका सही क्रम ये होगा, सेकंड वन थर्ड फोर्थ, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? जी, 2 1 3 4 इसका सही आंसर होगा। यानी कि आपका जो है सबसे पहले कौन आया था यहाँ पे? सबसे पहले आपके आई थी ब्रिटेन की सरकार आई थी। उसके बाद यहाँ पर आई थी आपकी साइमन आयोग आया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। यानी कि 2 1 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन मान के इसको टिक लगा देना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ज्योति, इफ यू आर आस्किंग फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस देन यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेटफॉर्म, ठीक है। और बच्चे जहां पर जाने की जरूरत है वहां जाओ, वहां पर जाकर ये बकवास करो, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। और अगले क्वेश्चन का जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर सेड दैट द एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड अ मशीन विद द स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। भाई किसने जो है 1935 अधिनियम के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि मजबूत ब्रेक वाली मशीन लेकिन कोई इंजन नहीं? जल्दी से बताइए। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाई 1935 अधिनियम जो आया था, 1935 एक्ट की अगर बात करें तो हमारा जो वर्तमान में संविधान है, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन 75% लिया गया है किससे? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ये उसकी कार्बन कॉपी कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा लाया गया तब का सबसे बड़ा कानून था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, वो कई बार पूछा जाता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। एक शब्द आया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि हमारे भारत में
जो प्रांत होते थे उनको ऑटोनॉमी दे दी गई थी, यानी कि आप स्वतंत्र होकर कार्य कर सकते हैं। तो ये किस में दी गई थी? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दूसरा है डायरकी, यानी कि द्विशासन प्रणाली को कहां पर लगाया गया था? केंद्र में। पहले 1919 कानून में इसको कहां लगाया गया था? सेंटर में। अब कहां लगाया गया? केंद्र में। 1937 में इसी कानून के तहत आपकी फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, फेडरल कोर्ट आपकी जारी की गई थी। और भारत में पहली फेडरल स्कीम, अगर फेडरल स्कीम की बात करें तो भारत में वो किसके तहत आई थी? 1935 कानून। अगर भारत में बात करें फेडरल जो लॉ है वो कौन सा फॉलो होता है? तो कनाडा वाला। लेकिन पहली बार फेडरल स्कीम कौन से कानून के तहत आई थी? 1935 कानून के तहत आई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, ए जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहां पर जो भारतीय थे उन्होंने अपनी कुछ मांग रखी थी, जैसे कि उन्होंने कहा था बिल ऑफ राइट्स के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि भाई हमें अधिकार चाहिए, हमें हमारे मौलिक अधिकार चाहिए, लेकिन उसका कोई जिक्र यहां पर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक भाषा दीजिए, एक प्रेम्बल बनाइए और उसके हिसाब से संविधान बनाइए, लेकिन उसका भी कोई जिक्र यहां पर नहीं किया गया, जिस वजह से इसको जो है एक्ट ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता है गाइस। इसको क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही। रूजी, सीएम, नितेश, आरुषि, बिल्कुल सही है। चार्टर ऑफ स्लेवरी या एक्ट ऑफ स्लेवरी कहते हैं। बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया और बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो। अगला बताइए, हु वाज द वायसरॉय व्हेन द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तब वायसरॉय कौन था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड हार्डिंज, चैम्सफोर्ड, रीडिंग्स या इरविन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जलियांवाला बाग के बारे में अगर बात करें तो जलियांवाला बाग जो था ये आपका हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। इससे पहले जो है 18 मार्च 1919 को क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था, यानी कि काला कानून आया था। अब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी बनाई जा रही थी। वहां पर पहुंचे सभी लोगों को गोलियों से भून दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिगेडियर जनरल डायर। उस समय वो ब्रिगेडियर हुआ करता था, उसका नाम था जनरल डायर या ब्रिगेडियर डायर उस समय कहते थे। ये आया अपनी सेना के साथ, रेजिमेंट के साथ और गोलियां यहाँ पर चलाई। उस समय पंजाब के गवर्नर, उस समय पंजाब के गवर्नर कौन हुआ करते थे? वो हुआ करते थे ओडॉयर। वो कौन हुआ करते थे? ओडॉयर। तो 1940 में आप लोगों को पता होगा कि उधम सिंह साहब के नाम के एक व्यक्ति जो थे उन्होंने यहाँ पर डायर की हत्या करी। लेकिन वो कौन सा डायर मारा था उन्होंने? वो ये वाला डायर मारा था उन्होंने, जो ओ डायर जो यहाँ पे गवर्नर था। क्यों? क्योंकि इसने जो है जब ये हत्याकांड हुआ तो इसने कहा कि भारतीय हैं, भारतीयों को तो ऐसे ही मरना होगा। तो उस समय 1940 में बैक्सटन हॉल लंदन में एक किताब में बंदूक छुपाकर उधम सिंह गए और यहाँ पर गवर्नर की हत्या कर दी। ये वाला ब्रिगेडियर नहीं मारा था इन्होंने किसको मारा था? जो उस समय गवर्नर हुआ करता था। और ये किसके समय की बात है? ये बात है यहाँ पर चैम्सफोर्ड के समय की। ये चैम्सफोर्ड के समय की घटना है। रीडिंग के समय की कौन सी घटना होगी? तो रीडिंग के समय की घटना है चौरी चौरा। इनके समय में चौरी चौरा हुआ था। हार्डिंज के बारे में बात करें तो हार्डिंज के समय में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उसके अलावा बात करें तो दिल्ली पर जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हुआ था रास बिहारी बोस द्वारा, वो इन्हीं पर आक्रमण हुआ था। और लॉर्ड इरविन के समय में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी। और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का गठन इसी के समय में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसी के समय में हुआ था, इरविन के समय। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चैम्सफोर्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चैम्सफोर्ड हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। चलिए तो गाइज ये था आज का सेशन आप लोगों का। जाने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है मेरे बैचेस आ रहे हैं। एक तो आ चुका है जिसका नाम है एफकैट बैच। ये बैच में मैं आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड द स्टैटिक पार्ट ऑफ द एफकैट पोर्शन वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाद में मेरे अलावा यहाँ पे शिवशंकर सर जो साइंस पढ़ा रहे हैं और गौरव सर जो करंट अफेयर्स करा रहे हैं। तो ये बैच आपका शुरू हो चुका है 13 जुलाई से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे इसमें मेरी क्लास होती है। दूसरा है एसएससी सीपीओ का कंप्लीट फाउंडेशन बैच। ये आ रहा है 18 जुलाई। ये नया बैच आ रहा है 18 जुलाई से 11 से शाम 10 बजे तक इसमें क्लास होगी। और इसमें जो है
पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूं तो इसमें मेरी क्लास होगी दोपहर में 2 से 3। तो 2 से 3 में इसमें मैं आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मैं इसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी सेशन आई विल बी टेकिंग इन दिस पर्टिकुलर बैच, ओके। और बिल्कुल भाई मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड Y203 और आप कोई भी स्टडी मटेरियल खरीदते हैं उस पर आप मेरा रेफरल कोड Y203 यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। सो आई होप सेशन सबको क्लियर होगा और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे आज मेरे पास सेशंस में। कल के सेशन में मिलेंगे, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या होगा वो टॉपिक, मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफी रखूंगा। चलिए तो फिलहाल के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ कल दोपहर 1:30 बजे, मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी दिखाइए भाई वे भी आए मेरे साथ जुड़े 1:30 बजे की क्लास में। और हाँ 4 बजे, आज शाम 4 बजे मेरी क्लास होगी, जरूर जुड़िएगा। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लाने वाला हूँ, काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, काफी ज्यादा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पर जरूर जुड़िएगा। चलिए फिलहाल मैं चलता हूँ, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज एंड बाय गाइज।